हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा के मुख्य परीक्षा के अध्ययन सामग्री की। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर वाइज देख रहे थे, ठीक है। जो नए सिलेबस के अनुसार जो निकला हुआ है बुक जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के द्वारा। और इसमें अगर हम देखें तो 8 चैप्टर हो चुका है। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें होगा नवा चैप्टर, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 यानी कि COP जिसको कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सीधा सीधा चैप्टर ये सिलेबस में दिया गया है नाम, ठीक है। इसके पहले 8 चैप्टर में आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से मिल जाएगा, आप सभी उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP 27 सम्मेलन। तो अगर हम बात करें तो अद्यतन विश्व का सर्वाधिक, यानी कि इस समय की बात कर रहा है, वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्राथमिकता वाले विषयों में जलवायु परिवर्तन जो होता है एक प्रमुख स्थान रखता है। जलवायु एक ऐसा तत्व है जो सारे तत्वों को समाहित करके बना है और इसलिए यह प्राकृतिक रूप से सदैव परिवर्तनशील रहता है। जलवायु परिवर्तन की एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो एक प्राकृतिक जो है समृद्ध शास्त्र है। और जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय के लिए तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वायु, वर्षा और वायुमंडलीय कण तथा अन्य मौसम विज्ञान संबंधी चरों के विभिन्नता के औसत प्रतिरूप का जो है मापदंड होता है। वर्तमान पृथ्वी की व्यवस्था वो हो, चाहे जीव जंतुओं की व्यवस्था हो या फिर मानवीय व्यवस्था हो या फिर जलीय या स्थलीय या और वानस्पतिक, सभी जलवायु का ही परिणाम है। और अगर जलवायुवीय तंत्रों में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। वर्तमान व्यवस्था उतनी संवेदनशील है कि अगर वैश्विक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में परिवर्तन हुआ तो समूचे पृथ्वी के संपूर्ण जैव और अजैव जगत का विनाश ही हो जाएगा, ठीक है। और सामान्य तौर पर यह आम धारणा होती है कि जलवायु परिवर्तन त्वरित होता है, लेकिन यह सदा सत्य नहीं होता। जुरैसिक युग में अचानक जलवायु परिवर्तन के परिमाण मिले हैं, जिससे जलवायु में एकाएक बदलाव से डायनासोर का जो है सामूहिक विलोपन हुआ है, ठीक है। पिछली सदी का अंतिम दशक की बात करें, 1991 से लेकर 2000 के बीच, तो विश्व के लिखित तापमान के इतिहास का सर्वाधिक गर्म यह दशक रहा है। और वर्ष 2005 जो है सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। आज मानवीय क्रियाओं से वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसें, तीव्र विकास, ओजोन का क्षय होना आदि के परिणाम स्वरूप संभावित जलवायु परिवर्तन की चिंता जो है एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और मानवीय क्रियाओं से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु में स्थानीय, प्रादेशिक और वैश्विक परिवर्तन होगा, जिसका परिणाम जो होगा वो भयावह होगा, ठीक है। वैश्विक तापमान के कारण हिमानी और हिमकेपों के पिघलने की दर में वृद्धि होगी, जिससे सागर तल में वृद्धि होगी और द्वीपीय देश जो है वो जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। जब वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो जब बर्फ़ बनी हुई है पर्वतों पर, पहाड़ों पर, वहाँ क्या होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलेगी और जिससे वो पानी बनेगा। और पानी वो जब सागरों में पहुँचेगा तो सागर के जल जो है ऊपर उठेगा उसका स्तर, जिससे उस सागर के किनारे बसे हुए द्वीप बने हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है परिणाम होगा। और जलवायु परिवर्तन का कारण की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट, तो मानव द्वारा जो है जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निर्वनीकरण करें आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत जो है मिलानकोविच ने दिए थे। ये सिद्धांत पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबद्ध है, ठीक है। इस सिद्धांत में प्रमुख अंग पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विषुवायन है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के मापन के लिए किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व, आइस कोर जिसको कहते हैं, वो होता है। जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा, हिम, पवन आदि में एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक जो है वो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी करने वाला एक प्रमुख कारण माना गया है। विश्व का सर्वाधिक ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश जो है वो चीन है, ठीक है। और विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश जो है वो भूटान को माना जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है कृषि पर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि जिसको हम COP यानी कि COP कहते हैं, तो COP 21 का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट
की प्रणाली जो है लागू की गई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के संकेतक की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से लगभग 1880 से पृथ्वी के सतह के तापमान का आकलन या मापन किया जा रहा है और यह निरंतर विकास की ओर जा रहा है। और वर्तमान में भी यह स्थल और जलीय भागों को मिलाकर लगभग हजारों स्थान का तापमान जो है मापा जा रहा है। ठीक है, पृथ्वी के पिछले कालों में जो है हुए जलवायु परिवर्तन के परिमाणों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। अब पहले देखते हैं पूरा जलवायु के संकेतक, यानी कि पुराने जो काल थे उनके जलवायु संकेतक क्या थे। तो उसमें देखते हैं जैविक संकेतक। उसमें वनस्पति संकेतक की अगर हम बात करें तो पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटोप्स और वृक्ष के तने में पाए जाने वाले बलय में जो वृद्धि होती है, इस प्रकार जैविक संकेतक निकाले जाते हैं। और प्राणीजात संकेतक में प्राणीजात जीवाश्म तथा जंतुओं के वितरण से संबंधित होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें हैं, अवश्य इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको देख लेते हैं, फिर हम आएंगे जलवायु परिवर्तन के संकेतक में। और इसमें है कि किसके चारों ओर व्याप्त वायुमंडल प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है, तो वो पृथ्वी के चारों ओर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सोख लेता है, तो वो होता है वायुमंडल। आंसर इसका वायुमंडल हो जाएगा। और अगला है कौन तापमान, वर्षा, हिम तथा पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जा सकता है, तो जलवायु परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है, तो वो थे मिलुटिन मिलानकोविच। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं जिसको जानना जरूरी है। अगला पॉइंट है इसमें सूर्य की बाह्य सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है, बहुत ज़्यादा तापमान है ये। जलवायु परिवर्तन का कारण जो है मुख्यतः किसकी वजह से होता है, तो उसमें आता है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का जो है अपक्षय, प्रदूषण, ये सब आते हैं जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण में। ठीक है, कितने सेंटीग्रेड वैश्विक तापमान में परिवर्तन हुआ, तो समस्त पृथ्वी पर समस्त जैव अजैव जगत जो है विनाश होगा, तो वो होगा 1 से 2 सेंटीग्रेड। अगर तापमान में परिवर्तन हो जाता है तो समस्त जैव और अजैव जगत का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब इसमें अगर हम देखें तो अगला इसमें पॉइंट है लास्ट की जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो वो आता है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। अभी ये पॉइंट ऊपर बना है, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं फिर जलवायु परिवर्तन के संकेतक। तो एक संकेतक हो गया था उसमें जैविक संकेतक, अब दूसरा हम देखेंगे भौमिकीय संकेतक। इसमें हिमानी से बने झीलों के अवसादों का निक्षेपण, कोयला अवसादी निक्षेप और मृदीय संकेतक, उच्च अक्षांशों के हिमानियों के चिन्ह होते हैं, जिससे भौमिकीय संकेतक निकाला जाता है। हिमीय संकेतक में भूगर्भीय अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में जो है क्रमशः परिवर्तन प्रक्रिया का प्रकट होना, इससे जो है निकालते हैं जलवायु परिवर्तन के संकेत के रूप में। और विवर्तनिक संकेतक में पहला आता है प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि ध्रुवों का भ्रमण एवं महाद्वीपीय प्रवाह, पूरा चुंबकत्व और सरल सागर नितल प्रसरण, ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं, सॉरी 4 चीज़ें। इसके अलावा इसमें इसी पार्ट में दूसरा आता है सागर तल में परिवर्तन, तो इसमें बाढ़ अभिलेख और सूखा अभिलेख, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से कुछ जलवायु परिवर्तन के संकेतक होते हैं और इस तरीके से हम उसको संकेतों को निकालते हैं। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। 1970 के दशक में सुदूर संवेदन की शुरुआत हुई थी और उपग्रह सतह के यंत्रों से ज़्यादा विविधतापूर्ण तापमान का आकलन करते हैं। अब पृथ्वी द्वारा निष्कासित ऊष्मा को पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है और यह विकिरण वायुमंडल में उपस्थित हरित गैसें अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल पर्याप्त गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान समय में मानवीय क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में हरित गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चिंता का विषय है। 1820 के प्रारंभ से ही पृथ्वी तथा वायुमंडल में हरित गृह गैसों के तापमान नियंत्रण की भूमिका को स्वीकार करने लगे थे, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, ठीक है, N2O और H2O यानी कि पानी आदि पृथ्वी के वायुमंडल में कंबल की तरह कार्य करते हैं। ये गैसें पृथ्वी के समस्त जीवन प्रणाली हेतु जो है पर्याप्त तापमान को बनाए रखती हैं। अब इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के खतरे और संवेदनशीलताएं क्या हैं, तो देखिए जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगों की आजीविका पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषि, जल, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता तथा स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट इसमें अगर हम बात करें तो INCCA रिपोर्ट में समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर, चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि, वर्षा जल सिंचित फसलों में फसल पैदावार में कमी, पशुधन दबाव, दुग्ध उत्पादन में कमी, बाढ़ों में वृद्धि तथा मलेरिया के विस्तार के प्रभावों की चेतावनी दी गई है। भारत के जंगल भी जलवायु परिवर्तन की सक्रियता और विविधता के चलते वन के स्वरूप को बदलने वाले हो जाएंगे। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, उनको हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट के।
तो भारत ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है और भारत ने 2020 तक 2025 के स्तर पर 20 से 25% तक के इसके सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन सघनता कम करने के घरेलू लक्ष्य की घोषणा की है। कार्बन ट्रेडिंग, सीडीएम, कार्बन सिंक आदि द्वारा जो है वैश्विक तापन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा रहा है। ये भारत के अंतर्गत हो रहा है, वो चीज़ें हम देख रहे हैं। कार्बन टैक्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों पर लगाया जाता है और सर्वप्रथम 2005 में न्यूजीलैंड ने जो है कार्बन टैक्स लगाया था। तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा लगाया था, तो 2005 में न्यूजीलैंड के द्वारा सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाया गया था। NAPCC के अलावा सभी राज्यों को भी राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए कहा गया है। वर्तमान परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के में वित्त पोषण के लिए भारत में उपलब्ध दो मुख्य माध्यम घरेलू साधन और अंतर्राष्ट्रीय साधन हैं। जलवायु संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए, ये बात अभी था जलवायु परिवर्तन, अब हम देखेंगे जलवायु संरक्षण। जलवायु संरक्षण में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशन चलाए गए हैं और उसमें एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला मिशन है उसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। और जलवायु संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन चलाया गया भारत में। इसके तहत जो है संपूर्ण ऊर्जा प्रयोग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना तथा परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जैसे स्रोतों को महत्व प्रदान करना। इसके तहत वर्ष 2020 तक देश को 20,000 मेगावाट की सौर बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और इसका पहला चरण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और सौर मिशन के नाम से चल रहा है। इसमें 1,000 मेगावाट की क्षमता संस्थापित किए जाने की योजना है। चरण 2 में 4,337 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान किया गया है और चरण 2 के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद चरण 3 की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, इसके तहत नई संस्थागत प्रणालियों को सृजित करने का लक्ष्य है। इस मिशन के अंतर्गत बड़े उद्योगों की कार्यकर्ता संवर्धित करने के लिए PAT प्रणाली और सुपर एफिशिएंट उपकरण लगाने के कार्य को तीव्र करने के लिए सुपर एफिशिएंट उपकरण कार्यक्रम की चलाने की क्षमता इसमें मतलब रखा गया है, ठीक है। तीसरा जो है मिशन है वो है राष्ट्रीय वाहनीय विकास मिशन, पर्यावास मिशन। और इस मिशन दस्तावेज में अनुमानित कुल लागत 100 करोड़ परिलक्षित की गई है। यह मिशन नगरों में अपशिष्टों के प्रबंधन तथा ऊर्जा कुशलता में बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें तो इस मिशन के अंतर्गत जल के प्रयोग में 20% तक किफ़ायत को बढ़ावा देना जो है लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति बनाएगी और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी और स्वास्थ्य, जनसंख्यांकिकी, प्रवास और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की उपजीविका के क्षेत्रों में चुनौतियों के प्रत्युत्तर पर ज्ञान का प्रसार करना है। छठा मिशन चलाया जा रहा है भारत में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इसके तहत जो है वन भूमियों व सामुदायिक भूमि के अलावा 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में वनारोपण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। सातवां मिशन है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन। इसके अंतर्गत हिमालयी पर्यावरण की निगरानी की स्थापना जो है कि करना है, जिससे हिमालयी हिमखंडों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। आठवां मिशन है राष्ट्रीय सतत विकास कृषि विकास मिशन। इस मिशन का उद्देश्य नई किस्मों की ऐसी फसलों का विकास करना जो ऊष्मा या बुरे मौसम के कुप्रभावों से स्वयं को बचा जा सके तथा जलवायु परिवर्तन का अधिक कुशलता से सामना कर सके। अब जलवायु परिवर्तन पर हुए कुछ सम्मेलन हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो जलवायु परिवर्तन से हुए दुष्परिणामों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 1972 से प्रयासरत है और जून 1972 में हुए स्टॉकहोम के पहले पर्यावरण सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना की गई, ठीक है। UNEP इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं आगे, तो जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र उपसमय यानी UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ, जिसका 50 से अधिक देशों द्वारा जो है समर्थन किया गया। वर्तमान में 197 देशों द्वारा जो है अभिपुष्टि की गई है। और पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर हुए अब तक के सम्मेलन कुछ इस प्रकार है, उसको देख लेते हैं एक करके। पहला है मानव पर्यावरण सम्मेलन। पर्यावरण पर केंद्रित यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 119 देश सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो पहला जो था वो क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था मानव पर्यावरण सम्मेलन, और इसको हम विश्व पर्यावरण का जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं। दूसरा हेलेंसिकी सम्मेलन। हेलेंसिकी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये जो है वर्ष 1974 में बाल्टिक सागर क्षेत्र के समुद्री पर्यावरण की रक्षा पर
हेलेंसिकी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में तेल तथा अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों द्वारा जलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्षेत्र में सहयोग के नियमन पर बल दिया गया। और यह समझौता 1 जनवरी 2000 से प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? 1 जनवरी 2000 से। और ये 1974 से के हेलेंसिकी कन्वेंशन को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ दूसरा। अगला पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं तो अगला पॉइंट इसमें है लंदन सम्मेलन हुआ। ठीक है, तीसरा मतलब लंदन सम्मेलन किया गया और यह समुद्री प्रदूषण तथा अपशिष्ट एवं अन्य पदार्थ क्षेपण निरोधक सम्मेलन, जिसे लंदन सम्मेलन कहा जाता है, और इसका आयोजन हुआ था 1975 में। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जलयान, वायुयान और भस्मीकरण द्वारा जो है अपशिष्टों के ऐच्छिक क्षेपण पर नियंत्रण करना। तो लंदन सम्मेलन का यह उद्देश्य रहा था। फिर आता है चौथा सम्मेलन, ये यूरोपीय वन्य जीवन एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन। और यह सम्मेलन वन्य वनस्पतियाँ तथा जीव जैविक तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योजना देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा सम्मेलन, वियना सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ था, वियना सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1985 में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था मानव जनित गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों से ओजोन स्तर की जो है सुरक्षा करना। वियना सम्मेलन में 1995 में संपन्न वियना सभा में ओजोन रिक्त कारक पदार्थों पर समझौता हुआ है और इस समझौते में ओडीएस, सीएफसी और मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती व शर्तें जो है विनिश्चित की गई हैं। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है और ये जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर 47 देशों में से 33 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से जो है लागू हुआ था, तो याद रखिएगा। और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकासशील देशों की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली सीएफसी रसायनों का विकल्प तथा ओजोन संगत तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बाद 2 प्रमुख संशोधन किए गए। एक हुआ लंदन संशोधन 1990 में किए गए। इस संशोधन द्वारा ओजोन नाशक पदार्थों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमति हुई। और दूसरा संशोधन हुआ कोपेनहेगन संशोधन 1992। इस संशोधन में पहली बार विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग समयावधि निर्धारित की गई। ऐसे विकासशील देश जहां ओजोन भक्षी पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत 0.3 किलोग्राम सालाना से कम है, उन्हें विकसित देशों की अपेक्षा इन रसायनों का इस्तेमाल खत्म करने के लिए 10 वर्ष का अधिक समय दिया गया। और यदि संधि के प्रावधानों से संबंधित देश कड़ाई से लागू करेंगे तो 2050 तक ओजोन क्षेत्र क्या होगा? स्वतः समाप्त होने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा फिर आया सातवां टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो है पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित, तो कनाडा के टोरंटो नगर में हुआ था, जून 1988 में आयोजित हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस ने वर्ष 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में स्वेच्छा से 20% की कटौती करने के लिए सभी देशों से आग्रह किया गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट है, इन्हें भी जाने, इसको देख लेते हैं। ग्रो हार्लेम बर्टलैंड, ये क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें, ग्रो हार्लेम बर्टलैंड की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में पहली बार किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें टिकाऊ विकास की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन में कुल खर्च केंद्र और राज्य का कितना अनुपात में रहता है? तो वो 75:25 का रहता है, यानी कि 100 रुपये में 75 रुपये केंद्र खर्च करेगा और 25 रुपये राज्य का लगेगा। यूएनईपी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व समुदाय को सचेत करने के लिए कौन सा नारा दिया था? तो ये दिया गया था ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, किसी स्थान के दीर्घकालीन मौसमी घटनाओं के औसत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जलवायु। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सौर मिशन का पहला चरण किसके नाम से चल रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से चल रहा है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये रियो में हुआ है, जो कि ब्राज़ील का एक शहर का नाम है। ठीक है, तो वहाँ पे विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 आयोजन हुआ था। किस वर्ष को जलवायु इतिहास में ग्रीष्म ऋतु विहीन वर्ष कहते हैं? तो वह है 1816। किस दौरान ग्रीनलैंड की जलवायु इतनी ठंडक हो गई कि वहाँ रहने वाले लोगों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो वो था लघु हिमकाल। ठीक है, लघु हिमकाल के दौरान ग्रीनलैंड की जलवायु इतनी अधिक ठंडी हो गई कि वहाँ रहने वाले लोगों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो यह नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है। अब फिर बात करते हैं हम टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इस सम्मेलन में, यानी कि टोरंटो सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को विकसित देशों ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि विश्व में किए जाने वाले संपूर्ण खनिज तेल के 50% भाग का उपयोग औद्योगिक स्तर पर जो है विकसित देश करते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब विकसित देश के अंतर्गत आते हैं।
फिर 8वां सम्मेलन हुआ विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ 1992 में। जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन को अर्थ समिट या फिर प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए जो है व्यापक कार्यवाही योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। यह शिखर सम्मेलन कई अर्थों में असफल साबित हुआ, क्योंकि विकास के नाम पर विकसित देश अपनी कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पीछे नहीं हटना चाहते थे। ठीक है, इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप की संज्ञा प्रदान की गई। वर्ष 1995 में पहला कॉप सम्मेलन आयोजित किया गया, और यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा किया गया था। रियो नामक शहर में आयोजित होने के कारण इसे रियो सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन का मूल सूत्र था एक पृथ्वी, इसलिए यह पृथ्वी सम्मेलन कहलाया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये पॉइंट बना था, और इससे रियो सम्मेलन से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा में हो रही बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित शोषण से उत्पन्न पर्यावरण समस्याओं, ओजोन परत की क्षति और इससे संबंधित समस्याओं, वैश्विक ताप वृद्धि, प्रदूषण की खतरनाक स्थिति तथा जैविक विविधता जैसे विषयों पर गंभीर विचार पर मंथन हुआ था। फिर आया नवा क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इस सम्मेलन का आयोजन हुआ 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, और जिसमें 159 देशों ने आम सहमति से इस पर हस्ताक्षर भी किए। इस सम्मेलन में 6 गैसों में कटौती किए जाने को प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और वो गैसें कौन कौन सी हैं, तो उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 गैसें आती हैं जिसकी कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इन गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 2012 तक 1990 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और यह सन 2006 में रूस के द्वारा हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हुई। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई थी, ये भी याद रखिएगा। दिसंबर 2012 में जो है दोहा सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि 2020 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद नया पॉइंट इसमें आता है 10वां पॉइंट, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, तो वहाँ पर किया गया था, और इसका उद्देश्य था सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, रखा गया इसका उद्देश्य। और यह सम्मेलन 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 के दौरान आयोजित हुआ। इस 10 दिवसीय सम्मेलन में 200 राष्ट्रों के 60,000 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 106 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी ने किया था। इस सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहा जाता है। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन आता है, और ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ। नवंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 11वां जलवायु सम्मेलन परिवर्तन सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो इसको मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं। फिर आता है बाली सम्मेलन। बाली सम्मेलन हुआ, ये शिखर नेताओं, विश्व के शिखर नेताओं, वैज्ञानिकों तथा शिष्टमंडलों ने दिसंबर 2007 में UNFCCC के सम्मेलन में भाग लिया, और 1997 की क्योटो संधि से आगे की रणनीति के लिए इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। फिर आता है कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ, जो कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है, डेनमार्क का एक शहर है। वहाँ पर 7 से 18 दिसंबर 2009 को आयोजित हुआ, और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को COP15 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 को COP15 भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है कानकुन सम्मेलन 2010। कानकुन सम्मेलन 2010 जो हुआ 2009 में कोपेनहेगन में हुआ। UNFCCC के सम्मेलन COP15 की श्रृंखला का अगला सम्मेलन था दिसंबर 2010 में मैक्सिको का शहर कानकुन में हुआ था, और इस सम्मेलन को COP16 भी कहा जाता है। तो इस तरीके से COP की उत्पन्न हुई, और COP15 COP16 से नाम से ये जो फेमस हुआ। इसके आगे के सम्मेलन सभी इस तरीके से चलते बनते चले गए। फिर आता है डरबन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में वर्ष 2011 में नवंबर दिसंबर में जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ। फिर इसके बाद आता है रियो 20 सम्मेलन, Rio+20 सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में वर्ष 2012 के जून माह में Rio+20 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें विश्व के 193 देशों से अधिक जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इस सम्मेलन के महासचिव सू जुकांग थे। इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम दिया गया, और Rio+20 सम्मेलन की मुख्य थीम 2 थी,
पहली थीम क्या थी? हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण व गरीबी दूर करने के उपाय, और दूसरी थीम थी संतुलित व सतत विकास की अवधारणा को समझ लेना भी आवश्यक है। तो ये 2 थीम बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं, उसको पॉइंट को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा 30 जून 2008 को किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राष्ट्रीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 1 लाख गीगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है। और फोटोवोल्टाइक के उत्पादन में किसका उपयोग करके सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है? तो वो कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। खाना बनाने की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो ये माउंट आबू में स्थापित किया गया, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय पर है। राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो ये जल संसाधन मंत्रालय पर है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का कार्यान्वयन का दायित्व किस मंत्रालय पर है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन पर है, मंत्रालय पर काम करता है। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सूखा प्रतिशोध, आपदा प्रबंधन एवं कृषि अनुसंधान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के निपटने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वो होती है कृषि, ठीक है। फिर अब 17वां सम्मेलन हुआ संयुक्त राष्ट्र का दोहा जलवायु सम्मेलन, और कतर की राजधानी है दोहा। वहाँ पर 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2012 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विश्व के 200 देशों ने भाग लिया, ठीक है। और इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसों को उत्सर्जन को घटाकर वर्ष 1990 के स्तर के नीचे लाया जाए। फिर आता है 18वां सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का वार्सा जलवायु सम्मेलन हुआ। और ये वार्सा जलवायु सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र का 2013 का जब वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2013 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ। 11 से 23 नवंबर 2013 के दौरान आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें बात करते हैं तो इस सम्मेलन में 189 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पोलैंड के पर्यावरण मंत्री मार्सिन कोरोलेक ने किया था। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कम उत्सर्जन और नवीकरण ऊर्जा को बढ़ते उपयोग के कारण भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 में से 8वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। यानी कि टोटल 63 देशों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 8वां स्थान जो है भारत का नंबर आता है। पर्यावरण रिपोर्ट गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को आंकते हैं, जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 92% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने और खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक पहलू इसमें किया गया है। और रिपोर्ट पहले 3 स्थानों को खाली छोड़ देती है, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह डेनमार्क को 4थे स्थान पर रखता है, इसके बाद स्वीडन और इसके बाद चिली का स्थान आता है, ठीक है। भारत ने GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई है। चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है, इस साल के CCPI में 13 स्थान गिरकर 91वें स्थान पर आ गया, और नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की योजनाओं के कारण समग्र रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त की। अमेरिका 3 पायदान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर पहुंच गया है। ईरान 63वां स्थान, सऊदी अरब 62वां स्थान, कजाकिस्तान 61वां स्थान सबसे खराब प्रदर्शन रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अपने 2030 तक उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की में सही दिशा में है, जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य के अनुकूल है। हालांकि अक्षय ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के लिए सही दिशा की ओर है, ठीक है। पिछले CCPI के बाद से भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है और 2070 के लिए नेट शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। नेट शून्य का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीन हाउस गैसों का और निकाली गई ग्रीन हाउस गैसों के बीच संतुलन हासिल करना। NDC पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करने और अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है। भारत ने अपने अद्यतन NDC जारी किए और अब 2005 के स्तर से 2030 तक
अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। ठीक है, और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों के लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करना है। और ये एनडीसी वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के वितरण पर निर्भर है। विशेषज्ञों ने भारत के जलवायु को कार्रवाई के प्रति नए लक्ष्यों और अगेर राजनीतिक संकेतों का स्वागत किया। उन्होंने एक न्याय संगत और समावेशी ऊर्जा संक्रमण के महत्व के साथ साथ विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप फोटोवोल्टिक वोल्टिक के लिए क्षमताओं की आवश्यकता पर बल दिया। कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, उपराष्ट्रीय स्तर पर अधिक क्षमताओं की आवश्यकता और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्य योजनाएं प्रमुख मांगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक कोयला उत्पादन के 90% के लिए जिम्मेदार 9 देशों में से एक है और इसकी 2030 तक अपने तेल, गैस और तेल उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि करने की भी योजना है। सीसीपीआई के विशेषज्ञों ने कहा कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के साथ जो है असंगत है। 2030 जलवायु कार्य योजना के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो भारत ने अपने अभिप्रेत राष्ट्रीय तौर पर जो है निर्धारित योगदान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत कर दिया है। आईएनडीसी स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ दक्षता में अभिवृद्धि, कम कार्बन सघनता और सुलभ जो है शहरी केंद्रों के विकास, अपशिष्ट के धनार्जन को बढ़ावा देने, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सतत और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परिवहन नेटवर्क, प्रदूषण उपशमन तथा वन वृक्ष आवरण के सृजन के माध्यम से कार्बन सिंक में अभिवृद्धि करने में भारत के प्रयासों से संबंधित उनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित है। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन। तो मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गैसों के में वृद्धि के परिणामता जो है उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग शब्द के प्रयोक्ता ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, उनका नाम था वालेस ब्रोएकर, जिन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। ग्लोबल वार्मिंग को एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है। भूमंडलीय तापन मुख्यतः मानवीय कृत्यों का ही परिणाम है। क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित इसमें पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, ओजोन क्षरण आदि जो है इसके कारण है। ठीक है, किसके? ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जिसको कहते हैं। रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित जीवन रक्षक ओजोन परत को नष्ट करती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है वृद्धि होती है। साइबेरिया क्षेत्र में वर्ष भर जमी रहने वाली मृदा परमोफास्ट गलने से जो है ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, काला कार्बन प्रकाश का अवशोषण करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है और यह जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोल, जैव ईंधनों की लकड़ी, उपले और बायोमास के अपूर्ण दहन से पैदा होता है। इसके अलावा काला जो है कार्बन की वैश्विक तापन क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से जो है लाख गुना होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कई लाख गुना होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, काला कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जो है केंद्र सरकार प्रोजेक्ट सूर्य और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई हुई है। भूरा कार्बन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाला एरोसॉल है। और ग्रीन कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पृथक होकर पौधों या मिट्टी में समाहित होता है। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन वो है जो वायुमंडलीय कार्बन समुद्री एवं तटीय पारितंत्रों जैसे कि मैंग्रोव वनों, लवणीय दलदलों, समुद्री घासों एवं समुद्री खरपतवारों में जमा हो जाता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं एवं सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से जो है डूब रहे हैं। स्वास्थ्य का कुप्रभावित होना और समय से पूर्व आम के में बौर आना वैश्विक तापन से संबंधित है। समुद्र सतह में वार्षिक वृद्धि दर 3 मिमी अनुमानित की गई है और पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है, यदि किसी महासागर का पादप जो है प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल ये ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद जो है समुद्र की सतह में वृद्धि होगी और विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप जो होते हैं वो डूब जाएंगे। ठीक है, फिजी में समुद्र तल से 0.15 मीटर यानी कि 6 इंच वार्षिक वृद्धि दर होने से जो है फिजी के डूबने का संकट जो है आसन है। फिजी एक देश है
इसके अलावा आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम किया जाए जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा। सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाए। डीजल के विकल्प में जेट्रोफा के तेल का प्रयोग किया जाए। प्रदूषण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कड़ाई से पालन किया जाए। सभी प्रकार के प्रदूषण के प्रति आम लोगों में सहमति लाई जाए। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए। ताप विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाए। देश में अपने कुल भूभाग पर 33% क्षेत्र को वन आच्छादित करें। ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस का वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ उपाय हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग होने से बचाया जा सकता है। अगला इसमें पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव हैं। तो देखिए, कुछ प्रभाव सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है। तो पहले हम पॉजिटिव वाला देखते हैं। तापमान में वृद्धि से उत्पादकता में वृद्धि होगी। नए फसल उगाने की संभावना होगी। लंबे मौसम में परिवर्तन होगा। और CO2 में वृद्धि से उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा त्वरित परिपक्वता दर जो होगी, नमी प्रतिबल में कमी होगी। तो इस तरीके से कुछ सकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा कुछ नकारात्मक है। नकारात्मक ज़्यादा खतरनाक है। कीट प्रकोप में वृद्धि होगी। ठीक है, अत्यधिक ताप की वजह से फसल की क्षति होगी। कम विश्वसनीय मौसम विज्ञान की वजह से योजना संबंधी समस्या होगी। मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। खरपतवार तथा रोगों में वृद्धि होगी। शाकनाशी व कीटनाशी की क्षमता में कमी आएगी। प्रतिबल, नमी और सूखे के खतरों में वृद्धि होगी। खाद्य उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक तापमान बढ़ने से रबी की फसल की उत्पादकता में कमी आएगी। मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादक में तापमान बढ़ने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षण की कमी से चाय की फसल में जो है कमी आएगी। और तापमान वृद्धि से मत्स्य उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें अगर हम देखते हैं तो पारितंत्र एवं जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का। तो वैश्विक तापन से यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से पोलर बियर, एम्पेरर पेंगुइन और समुद्री अकशेरुकी जीवों में जो है कमी की संभावना होगी। और जलवायु परिवर्तन से आवास विखंडन, संयोजकता ह्रास और पारितंत्र कार्य निष्पादन प्रणाली का खराब होना आदि घटनाएं जो है घटित होंगी। तो इस तरीके से कुछ पारितंत्र और जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन से समुद्री जल में स्तर में जो है वृद्धि होगी। और वैश्विक तापन से बर्फ की चादरों को पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे छोटे छोटे द्वीपों के डूबने की जो है संभावना अधिक होगी। तो इस तरीके से कुछ प्रभाव होंगे ग्लोबल वार्मिंग के। अब जो COP27 है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा जो है चैप्टर सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये UNFCCC का COP27 संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, उसको हम COP27 कहते हैं, जो कि ये 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक हुआ था। मिस्र देश के शर्म अल शेख शहर में आयोजित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था। तो जलवायु परिवर्तन से महाद्वीपों में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम, इसका क्या था, इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु था, पॉइंट था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट है इसमें। तो यह सम्मेलन जो है 5वीं बार अफ्रीका में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया था। अब COP27 में भागीदार रहे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा निम्न कदम उठाने पर सहमति बनी है। कौन कौन सी, तो उसको देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP27 ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज के तहत जो है वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और COP27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। ठीक है, समन महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया है। दातव्य की कार्यक्रम COP27 के तुरंत बाद शुरू होगा और वर्ष 2030 तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिवर्ष कम से कम 2 वैश्विक संवाद होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 में प्रतिनिधियों ने पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीक वार्ता की। और अगले साल यानी कि COP28 में स्टॉकटेक के समापन के पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। शर्म अल शेख जो कि मिस्र का शहर है जहां पर COP27 आयोजन हुआ, तो शर्म अल शेख शहर अनुकूलन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में होने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों रूप में जल के महत्व को जो है प्रतिबिंबित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, AWARE ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु जो है अफ्रीका में
रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहले ACMI शुरू की गई है। वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन जिसके तहत पहली बार एक त्वरित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक सभी तकनीकों को एक साथ लेकर आता है, जो अक्षय ऊर्जा को सतत विकास और आर्थिक विकास के स्तंभ के रूप में स्थापित कर सके। तो ये थे कुछ पॉइंट टू पॉइंट जो कि COP27 और रिलेटेड चीज़ें देखा गया, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब अगला इसमें आते हैं जो इससे संबंधित कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित किसकी वजह से इनमें से, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण, इन तीनों के कारण बनता है। तो आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63वें से किस स्थान पर पहुंच गया। तो 2023 में परिवर्तन सूचकांक में भारत की अगर हम बात करेंगे तो 8वें स्थान पर पहुंच गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 8वां स्थान। ठीक है, भारत। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक है वो प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट आइस कोर। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है इसमें, तो मानव की इसमें से कौन सी क्रिया बताना जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो वो होता है कृषि। कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कृषि पद्धतियों पर विचार करिए। समोच्च बांध, अनुपद, सस्यन और शून्य जुताई। अब वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में जो है सहायक है, इनमें से कौन कौन सा है ये बताना है। तो इनमें से अगर बात करें तो तीनों हैं जो मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में जो है सहायक होते हैं। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण जो है वो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित जलवायु कोष यानी कि GCF के लिए सही नहीं है इनमें से। तो इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन की सभा में हुई थी, तो गलत है, ये नहीं होगा। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा, सही है। विकसित देश के लिए इसके लिए कोष प्रदान, ये भी सही है। यह वर्ष जो है यह वर्ष 2014 के लिए से जो है कार्य करना प्रारंभ किया है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसमें जो गलत पार्ट है वो है ए पार्ट, तो आपका राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ, 1979 में हुआ, सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से इसमें जो है रखा गया था, तो ये भी सही है, क्योंकि 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, उसको प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये कब हुआ, तो ये कब हुआ, तो ये 1997 भी सही है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल ये मॉन्ट्रियल में बना, ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है इनमें से। तो ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये मिलुटिन मिलानकोविच के द्वारा बताया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई, तो ये प्रकाशित किया गया है वर्ष 2008 में। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो सौर शक्ति शामिल है, ठीक है, वनीकरण शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये भी शामिल है, नाभिकीय शक्ति जो है शामिल नहीं है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखिए दिए गए हैं कुछ कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब 3 ठो इसमें कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही। ये है यूरोपीय संघ की पहल है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो इसमें से बताना कौन कौन सा सही है। तो केवल ऑप्शन इसका एक पार्ट हो जाएगा, ए और 2 सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। तो इनमें से अगर देखा जाए वैश्विक तापन के लिए सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीनों है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ऐसा भी। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो हरित गृह प्रभाव से वातावरण में अगर देखा जाए तो इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, इसका ये प्रभाव होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है इनमें? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन करना ये कारक है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। और तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन करना भी है। सौर धधक में वृद्धि ये नहीं होता, सौर जो धधक यानी सौर ऊर्जा में वृद्धि तो ये नहीं होता। अत्यधिक वनो उन्मूलन करना भी कारक होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीन कारक बनते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो COP21 का आयोजन जो हुआ है वो पेरिस में हुआ है, ठीक है। COP21 कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 कहाँ आयोजित किया गया? तो मिस्र के शहर में मिस्र देश के शहर में आयोजित किया गया था। और शहर का नाम क्या था? शर्म अल शेख, ठीक है। ये इस शहर का नाम था जहाँ पर ये आयोजित हुआ है, आयोजन हुआ है तो 2022 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।